टाइम टेबल आई आपने अरे बने दो भाई, रिकॉर्ड करो मैं सब तो बाकी तो नहीं बिजनेस बने रहो, बनाने की किताब है, हमारे पे किताब है, हाँ ठीक है। अब डिस्टर्ब करें मत ही, अच्छा नहीं लगता है। यस, आज हम पढ़ेंगे आपातकाल की घोषणा। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये आपातकाल की घोषणा। यस, 12 जून 1975 की बात है। कब की बात है? 12 जून 1975। यस, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसका नाम क्या था, जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में इन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया था। यानी कि जो जनता ने इसको चुना था ना, तो उसको इन्होंने क्या बता दिया, अवैधानिक, यानी कि सही तरीके से नहीं चुना गया था या कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया था। और इसमें दे रखा है, न्यायमूर्ति ने फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। चुनाव याचिका क्या होती है कि इससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति जा सकता है और बोल सकता है कि मतलब दोबारा आप ये चीज़ कराइए, या फिर आप देखिए इसके समर्थन में कोई लोग है नहीं, ऐसी कंडीशन में ये चीज़ होती है ना। कोई याचिका दायर करता है और जो न्यायालय जो होता है वो उस याचिका को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग अपना जो फैसला है वो दे देता है। इसमें बता रखा है कि राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1977 के बतौर उम्मीदवार खड़े हुए थे, यानी कि उसके खिलाफ खड़े हुए थे, है ना। अब उधर है। हाँ, 1971 में चुम्मी, एक मिनट जूम करना पड़ेगा, है ना, छोटा बहुत दिख रहा है, अरे छोटा बहुत दिख रहा है ना। यस, इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार, बतौर है ना, बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। यानी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ ये क्या कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, अपन ऐसे कह सकते हैं। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों और सेवाओं का इस्तेमाल किया, जबकि आज भी अपन जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और सरकारी जो भी इमारतें होती है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नॉर्मली कोई भी नेता आता है, वो जो नेता होता है ना, वो अपना प्रचार प्रसार किसी सार्वजनिक मंदिर पर नहीं कर सकता है, या किसी सार्वजनिक स्कूल पर नहीं कर सकता है, सार्वजनिक चबूतरे पर नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ हो पब्लिकली, वो कहीं पर भी जो भी सार्वजनिक स्थल है, सरकार के स्थल है, वहाँ पे वो अपने प्रचार नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, इसी को तो बोलते हैं आचार संहिता। और इन्हीं चीज़ों की पालना कौन करते हैं, सारे नेता लोग, ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट, इसके अलावा ये जो स्टेटमेंट देके इन्होंने क्या क्या लगाई थी बताओ मेरे को, याचिका लगाई थी। अब उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, इसमें क्या वो कहा गया था, इंदिरा गांधी अब सांसद नहीं है, 6 महीनों की अवधि में दोबारा अगर ये निर्वाचित नहीं होती है तो इनको हम प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रख सकते, ये बात कही गई। अब 24 जून 1975 की बात है। कब की बात है? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा, जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी क्या बनी रहेगी, सांसद। यानी कि ये बात कही गई थी कि सुनवाई जब तक पूरी नहीं होती तब तक इसको सांसद के पद पर अपन रख सकते हैं, ये बात कही गई। लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में यह भाग नहीं ले पाएगी, ऐसा स्टेटमेंट रखा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं संकट और सरकार का फैसला। किस प्रकार का संकट आया था और सरकार ने किस प्रकार अपना फैसला सुनाया था। अब एक राजनीतिक संघर्ष तैयार हुआ था जिसमें जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। वो ऐसा चाहते थे कि इंदिरा जो गांधी ये क्या करे, अपना मतलब इस्तीफा दे दे। उन्होंने फोर्स किया था, एक्सटर्नल फोर्स लगाया था। अब ये जितने भी दल थे, ये 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे और यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शन किया था। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। यानी कि जब तक इस पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, है ना, राष्ट्रीय लेवल पर मतलब सभी लोगों ने इनका साथ दिया होगा तभी ऐसा हुआ है। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह यानी आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे, आंदोलन किए थे। वही चीज़ है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देगी तब तक अपन विरोध करते नहीं रुकेंगे, या फिर लगातार आंदोलन करते रहेंगे।
जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया और वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें, यह बात कही गई है। यानी कि सरकार अगर कोई ऐसा फैसला लेती है तो सभी को अलर्ट कर दिया गया कि तुम्हें उसकी पालना नहीं करनी। इसमें भी सरकारी कामकाज ठप हो जाने का अंदेशा, ऐसे लगा कि जितने भी सरकारी काम चल रहे हैं वो रुक सकते हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें अपन को देखने को मिली। अब इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है। इस तर्क के साथ उन्होंने संविधान के अनुच्छेद किसका प्रयोग किया था? 352 का प्रयोग किया, और बाहरी अथवा अनुरुद्धिक गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार ने क्या लागू कर दिया? आपातकाल लागू कर दिया। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग अपन को ये सारा जो प्रोसेस है उसको याद रखना है। मतलब जितने भी दल है, पक्ष विपक्ष है ना, ये कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं या कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। तो ऐसे समय में वर्तमान सरकार की ना चला के जो राष्ट्रपति होता है वो अपने अनुसार शासन अपने हाथ में ले लेता है। जैसे कोई राज्य है, वहाँ पे सरकार अगर किसी राज्य को नहीं संभाल पा रही है, उसके पक्ष में ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? उस राज्य के लिए आपातकाल घोषित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सरकार को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, दोबारा वहाँ चुनाव कराए जाते हैं, फिर जो अच्छा नेता होता है उसको सत्ता सौंपी जाती है। ऐसे समझ गई? इजी है, कठिन तो नहीं लग रहा है? यस। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है, इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई। तकनीकी रूप से देखा तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई। यस, जब भी संविधान बना था तो इसमें ये चीज़ बता रखी है कि जब भी आपातकाल होगा तो कुछ विशेष शक्तियाँ, उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपन राज्य का या देश का शासन क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो गया। यानी कि जो केंद्र सरकार थी, राज्य सरकार थी, वो जो पूरा शासन संभाल रही थी, वो मामला क्या हो गया था? पूरा बिगड़ गया था। वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनके हाथ में जितनी पावर थी वो चली गई थी, ऐसे कह सकते हैं। अब सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ गई थी? केंद्र सरकार के हाथ में आ गई थी। या ऐसे कह सकते हैं कि सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं या फिर उनमें कटौती कर सकते हैं। जितने भी मौलिक अधिकार अपन को मिले हुए हैं, उन सभी अधिकारों को या तो कम कर सकते हैं या बिल्कुल बंद कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, या फिर विभिन्न, हाँ वो हटाए, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो इसमें थोड़ी दे रखा है। यस, संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है। यानी कि स्थितियाँ जब पूरी तरह से बदल जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति में कामकाज नहीं किए जा सकते थे, इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई। ये बात हो चुकी है। जैसे अब बात होती है 25 जून 1975 की, तो इस समय रात में प्रधानमंत्री कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, जिसका नाम क्या है? फखरुद्दीन अली अहमद, से ये लागू करने की सिफारिश की। यानी कि प्रधानमंत्री ने, मतलब अपन अक्सर देखते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, फैसला या सलाह ले सकते हैं, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री ने किसको? राष्ट्रपति को क्या दिया? ऑर्डर दिया या बोल दिया या बता दिया, हाँ सिफारिश की, भाई ये काम तू कर दे। तो फिर उसने क्या कर दिया था? 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया गया था। और आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों में, दफ्तर में बिजली काट दी गई थी और तड़के सुबेरे बड़े पैमाने पर क्या हुआ था बताओ? हाँ, जितने भी विपक्षी दल थे उन्होंने क्या किया था बताओ? उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो मतलब आंदोलन में शामिल हुए। यस, जो आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगे लेके। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल ने इन सभी बातों की सूचना दी गई थी, लेकिन अब तक बहुत कुछ हो चुका था। यानी कि जो जैसे आपातकाल लगा और बहुत सी स्थितियाँ क्या हुई थी? बदल गई थी। अब सीधी सी बात है, सरकार के पास अधिकार चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो कुछ कर नहीं सकती है ना। अब तो आपातकाल लग ही नहीं सकते, मंत्रिमंडल की सहमति नहीं हो तो। अब थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो संशोधन किया गया होगा उसमें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं परिणाम। यानी कि ये आपातकाल तो लगा दिया, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए? अब विरोध आंदोलन, एक बार तो आंदोलन रुक गया, लोग रुक गए, हड़तालें भी रुक गई, विपक्षी नेता को जेल में डाल दिया गया और राजनीतिक माहौल में तनाव पर एक गहरा सन्नाटा छा गया।
आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। क्या, किस पर रोक लगाई? यानी कि जो भी मीडिया है, जो भी अखबार है, ये सारे लोग कोई भी चीज़ बिना सरकार की परमिशन के पब्लिश नहीं कर सकते, या बिल्कुल निषेध था। यस, सरकार के पास जाएगी चीज़, फिर पब्लिक होगी। बाकी नॉर्मली आज क्या होता है, कोई कहीं पे कोई दुर्घटना कुछ भी हो जाता है तो लोग उसको पब्लिकली वायरल कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, और टीवी वाले भी दिखा देते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सरकार के नियंत्रण में रहती है। समाचार पत्रों में कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले क्या करना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा। इसको क्या कहते थे? प्रेस सेंसरशिप। क्या कहते थे? प्रेस सेंसरशिप। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात ए इस्लामी, यानी ये जो भी मतलब संगठन थे, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि कभी देखा होगा धर्म के नाम पर या ऐसे कुछ झगड़े या कुछ भी आंदोलन हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती है, तो ये जो संघ है या ये ग्रुप है, ये ग्रुप हमेशा आगे आते हैं और क्या करते हैं, मतलब सरकार से आंदोलन करके अपना जो भी सही तरीका है वो निकलवाते हैं, या उस घटना का सोल्यूशन निकलवाते हैं, या उसका जिसे कह सकते हैं कि सही न्याय दिलवाना। क्या है? ये मुस्लिम समुदाय का एक संगठन है और अपने आरएसएस ये हिंदू समुदाय का एक संगठन है। ठीक है, ये न तो धरना दे सकते थे, नहीं प्रदर्शन कर सकते थे, नहीं हड़ताल कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। यानी कि जितने भी अधिकार थे वो हटा दिए गए थे, यानी कि लोगों को जितने भी अधिकार दे रखे थे वो अप्लाई नहीं हुए थे, उस समय उनको कैंसिल कर दिया गया था। अब उनके पास अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अगर उनको ऐसा कुछ करना है तो क्या होगा? अदालत फैसला लेगी, वही होगा। नेक्स्ट दे रखा है, सरकार ने निवारक नजरबंदी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यानी कि जितने भी गतिविधियां हो रही थी उन सभी को यस, यानी कि उन पर नजर रखी जाती थी, तो ऐसा कोई भी असामाजिक तत्व या कोई गड़बड़ी पाई जाती तो उनको पकड़ के जेल में। अब इसमें एक और दे रखा है, लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्हें कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। यानी कि लग जाता है अरे यार कोई गड़बड़ कर देगा, पकड़ के अंदर, ऐसे नहीं अपराध किया इसलिए डालेंगे, नहीं, कर लेगा तो पकड़ के पहले डाल देते हैं, तो गड़बड़ करेगा ही नहीं, वापस छोड़ दिया जाता था। लेकिन ये दिक्कत थी एक, सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर क्या की थी? गिरफ्तारियां की थी। इससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती नहीं दे सकते थे। यानी कि वो मतलब ऐसे नहीं बता सकते थे कि मेरे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, न्यायालय में जा सकता था, ऐसा कुछ स्वतंत्रता उस समय नहीं थी। और बता रखा है, गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से किसी ने और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामले दायर किए, लेकिन सरकार क्या कहती थी? गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी के कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। यानी कि जिसको भी गिरफ्तार किया है तो सरकार को रीज़न नहीं बताएगी इसको क्यों गिरफ्तार किया है, बस पकड़ के डाल दिया छुट्टी, रीज़न नहीं बतानी। बाकी पूछते ना, कोर्ट वाले पूछते कि भाई क्यों गिरफ्तार किया, तो ऐसा रीज़न वाला भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विचार करने के लिए स्वीकृति दे सकती है। यानी कि विचार किया जा सकता है उसको छोड़ना, नहीं छोड़ना या पकड़ना, ये सब चीज़ें उच्च न्यायालय के हाथ में थी। लेकिन इसमें से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे दी हो। 1976 की बात है, अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को क्या कर दिया था? उलट दिया था। सरकार की दलील इन्होंने मान ली थी। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। यानी कि वो अधिकार उनको दे सकती हैं या फिर वापस दोबारा उनसे वो अधिकार ले सकती है। इसी बात यहाँ पे कहने को मिली, या लोगों ने ऐसी अपील की होगी कि हमें हमारे अधिकार दो, या फिर इससे संबंधित कोई न कोई घटना यहाँ पे हुई होगी। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसले में एक माना जाता है। मतलब सरकार ने कोई इससे संबंधित एक स्पष्ट फैसला नहीं दिया था, ऐसे कह सकते हैं। जैसे आज होता है ना, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आगे से आगे तारीख मिलती रहती है, सोल्व कभी होते ही नहीं, विश्वव्यापी हो सकते हैं, बस उनकी सुनवाई चलती है, बस ऐसे भी होते हैं। एक और दे रखा है, आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं हुई। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए वे भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, यानी किसी को दिखे ही नहीं।
जैसे कहते हैं ना, कहाँ है हमें पता ही नहीं है, सिर्फ बात होती है फोन पर, ऐसे कह सकते हैं। ऐसी दिक्कत आई थी। हाँ, जो पकड़ में आ गए वो तो पकड़ा गए, फर्स्ट टाइम जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उसमें, और कुछ भग गए, उनका पता ही नहीं चला, वो कहीं मतलब छिप के बैठ गए थे कि हम अब दिख गए तो सरकार में क्या करेगी, पकड़ लेगी, ऐसे तो भाग गए थे, ऐसे कह सकते हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटसमैन जैसे अखबारों ने प्रेस में लगी सेंसरशिप का क्या किया, विरोध किया कि प्रेस पर आप इस प्रकार क्या कर सकते हो, सेंसरशिप नहीं लगा सकते हो, और हमें स्वतंत्रता, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली। जिन समाचारों को छापने से रोका था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ देते थे, ऐसा कुछ देखने को मिलता था। नेक्स्ट, सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना उनसे, यानी कि उनके जो कारोबार थे वो बंद हो गए और उन्होंने छापने का काम ही बंद कर दिया। सेंसरशिप को दत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़ लेटर और लीफ लेटर्स निकाले, यानी कि अलग से लेटर निकालते थे जो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचते, ऐसी चीज़ भी देखने को मिले। नेक्स्ट, पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक जिसका नाम क्या है, शिवराम कारंत, और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक जिसका नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसकी कहानियाँ हिंदी में या कविताएं सुनने को मिलती है अपन को, है ना, नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोकतंत्र के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी, यानी इनको जो मतलब अलंकरण मिले थे या पुरस्कार मिले थे वो इन्होंने क्या कर दिए, वापस लौटा दिया। इनको जो भी सम्मान के तौर पर कुछ शब्द दिए गए थे वो इन्होंने वापस लौटा दिए, हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से लिख नहीं सकते, फिर उस चीज़ का क्या मतलब। बहरहाल मुखालफत और प्रतिरोध की इस प्रकट कदम में कुछ ही लोगों ने मतलब कदम उठाए थे या विरोध में हुए थे, बाकी ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों ने विरोध किया, अधिकतर तो कहीं इधर उधर भग गए थे, कुछ गिरफ्तार हो गए थे, ऐसा अक्सर इसमें अपन को देखने को मिलता है। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि से संविधान में क्या हुआ था बताओ, संशोधन हुआ था। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान दिया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि इनका किस प्रकार सिलेक्शन करना है, क्या करना है, इससे संबंधित कोई भी न्यायालय में ऐसे नहीं कर सकते दोबारा ये कराओ वो कराओ, कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, ऐसा कुछ अक्सर देखने को मिला था। लेकिन आपातकाल के दौरान ही संविधान में संशोधन कर दिया गया था, और इसमें क्या बता रखा है, अनेक बदलाव किए गए। इसमें जैसे एक बता रखा है, देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर कितना करना, 6 साल करना। इसके अलावा और क्या बताया, यहाँ व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई है, मतलब स्थायी रूप से इसको लागू कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए क्या कर सकते हैं अपन, स्थगित कर सकते थे। लेकिन इस तरह से देखें तो 1971 से 76 के बदले चुनाव कब हुए थे, 78 में करवाए थे, यानी कि 2 साल चुनाव आगे बढ़ गए थे, इसे कह सकते हैं। तो 2 साल आपातकाल था ना, इसे कह सकते हैं अपन, क्योंकि 71 से 76 और आपातकाल 75 के आसपास लगा था, ऐसे ही ना, 75 में लगा था ना, जून की कुछ डेट आई थी अपने सामने। यस। अगला है आपातकाल से सबक, यानी कि आपातकाल तो लग गया, नाम तो अच्छा लग रहा है आपातकाल, इमरजेंसी, लेकिन देश को जो डाउनग्रेड पहुंचाने में या इसको गर्त में पहुंचाने का काम क्या है इसने, मतलब लोगों के अधिकार छीनना। आज हमें कोई बोल देता है 2 दिन के लिए हमें बोलता है कमरे में बंद हो जा, कहीं नहीं जाना है, तो अपन को ऐसा लगता है कि कहीं जेल में बंद हो गए, तो नॉर्मली ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है आपातकाल से सबक में भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर कर, ये पता चल गया कि हमारा संविधान किस प्रकार लोग इसका गलत फायदा उठा लेते, ये चीज़ अपन को पता चल गई। इसके अलावा भारत में लोकतंत्र नहीं रह गया था, लेकिन ध्यान देने की बात है कि थोड़े दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक डर्रे पर लौटा, यानी कि धीरे धीरे दोबारा चुनाव हो गए और जो भी प्रतिनिधि थे उनको चुना गया और सही तरीके से लोकतंत्र को लेके आ गए थे। लेकिन वो जो मुश्किल की घड़ी थी उसने अपन को बहुत कुछ सिखा दिया था। इसके अलावा बता रखा है अर्थगत उलझाट प्रकट हुई, इस बाद में सुधार लिया गया। अनुरोधी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है, यानी कि कभी विद्रोह हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत बड़ी ऐसे ही इन्होंने मन मर्जी से मतलब दुरुपयोग करते हुए लगा दिया था। एक और बता रखा है आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे, ये बात बता रखी है। और चीज़ दे रखी है आपातकाल से, मतलब ये कुछ नए सुझाव है जो लोगों ने दिए होंगे उस समय।
मतलब आपातकाल डायरेक्ट किसी कैंसिल Yes. नहीं करेंगे, डायरेक्ट यस, पहले तो किसने बोला था? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बोल दिया लगाओ, लग गया। लेकिन अब कुछ नई चीजें जो जोड़ दी है वो अपन को एक सबक के रूप में मिली है, या फिर अब इन चीजों के लगने से कोई संविधान का गलत दुरुपयोग नहीं कर सकता, ये चीजें बता रहा है। आपातकाल में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों के कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी, यानी कि लोगों के अधिकार उस समय छिन गए थे, जबकि लोगों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए थे। जैसे एक अधिकार, जैसे प्रिंट मीडिया है ना, मीडिया को उसके अधिकार दिए जाने चाहिए थे। ये न देखे गलत बात की है तो सरकार कंट्रोल कर रही है, गलत बात है ना। हाँ, कोई गलत चीज़ छापे या भड़काऊ पोस्ट भले नहीं कर सकते हैं। आज भी ऐसा होता है ना, कोई गलत पोस्ट करता है, वायरल मैसेज करता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं, इसे गलत अफवाह फैलाता है उसको। बाकी नॉर्मली सरकार के खिलाफ ही उन सही बात है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, पब्लिकली ले जा सकते हैं। इसके अलावा बता रखा है नागरिक अधिकारों की रक्षा तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों में कई संगठन धीरे धीरे आ गए थे और ये सारी चीज़ें अक्सर अपन को देखने को मिलती है। बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं है, दलों से संबंधित जरूर दे रखा है। अगला दे रखा है आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई थी, प्रतिबंध लग गया था। इसके अलावा शासक दल जो भी थे वो राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया जाने लगा था शासक दलों को, है ना। इसके अलावा दे रखा है शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आए और यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। दोबारा भी ये चीज़ें अक्सर देखने को मिली थी। अगला है आपातकाल के बाद की राजनीति, यानी कि आपातकाल जो लग गया था उससे सबक भी अपन को मिल गए थे, उसके बाद की स्थिति भी अपन ने देख ली। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब उसके बाद लोगों के किस प्रकार विचार बदले और किस प्रकार उन्होंने इन मुद्दों को उठाया, या कांग्रेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ही था, अपन ऐसे कह सकते हैं। तो अब राजनीति अपन कल पढ़ेंगे। कितने पेज है देख ले, गिन ले जल्दी से। ठीक है, कल कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे।